कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। राणा इंडस्ट्रीज। प्रांस अभी भी अपने केबिन में था। उसने अब ड्राइवर को कॉल किया। जिस ड्राइवर के साथ पंखुड़ी ऑफिस आई थी, उस ड्राइवर से उसे पता चला कि उसने पंखुड़ी को ग्रोवर मेंशन ही ड्रॉप किया है। ड्राइवर की बात सुनकर प्रांस के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट तैर रही थी। उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और तुरंत बोला, वैसे तो मुझे आज तुम्हारे ग्रोवर मेंशन जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम जानती हो हॉस्पिटल कि तुम्हारा मायके जाना मुझे पसंद नहीं, तो तुम्हें अब पनिशमेंट तो मिलेगी। हालांकि वो पनिशमेंट मैं तुम्हें आज नहीं दूंगा, लेकिन जल्दी ही दूंगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर अब डेविल स्माइल आ गई थी। अब वो पूरी तरह से अपने काम में बिजी हो गया था। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंशन। आश्रय पंक्ति को लेकर राणा मेंशन वापस आ गया था। उसने पंक्ति को अपनी गोद में उठाया हुआ था और जैसे ही वो पंक्ति को इस हालत में अंदर लेकर आया, सृष्टि और रागिनी दोनों के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। वो दोनों तुरंत आश्रय के सामने आकर खड़ी हो गई। सृष्टि पंक्ति की तरफ देखते हुए बोली, क्या क्या हुआ पंक्ति को? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? वो तो कॉलेज गई थी ना, तो तुम्हारे साथ इस तरह से कुछ हुआ है क्या? आश्रय अपना चेहरा नामे हिलाकर बोला, नहीं कुछ ज़्यादा नहीं, बस उसे चक्कर आ गए थे। सृष्टि जल्दी से बोली, लेकिन कैसे? पंक्ति ने तो अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट किया था, वीकनेस तो फील नहीं होनी चाहिए थी, फिर वो बेहोश कैसे हो गई? उसकी बात सुनकर आश्रय को भी अब एक बार फिर से शक होने लगा था। उसे भी यही लग रहा था कि जब पंक्ति को किसी तरह की कोई वीकनेस है ही नहीं, तो उसे चक्कर आने ही नहीं चाहिए थे। लेकिन वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, शायद प्रेगनेंसी में ऐसे ही चक्कर आते होंगे मॉम। सृष्टि गुस्से से बोली, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं कभी प्रेग्नेंट हुई ही नहीं। खैर ये सब छोड़ो, इसे जल्दी से रूम में लेकर जाओ और मैं अभी इसके लिए जूस लेकर आती हूँ। आश्रय ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर पंक्ति को लेकर रूम में आ गया। पंक्ति तो डरी सहमी हुई उसकी गोद में सिमटी हुई थी। आश्रय ने अब उसे बेड पर लेटाया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब तुम ठीक हो ना? पंक्ति ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, ठीक तो हूँ आश्रय जी, लेकिन मुझे सासू माँ से डर लग रहा है। आश्रय तुरंत बोला, अब तुम्हें तुम्हारी सासू माँ से डर क्यों लग रहा है? कभी तुम्हें मुझसे डर लगता है, कभी अपनी सासू माँ से। तुम इतना डरती क्यों हो पंक्ति? पंक्ति उसका सवाल सुनकर चुपचाप उसकी तरफ देखती रह गई। उसने आश्रय को तो किसी तरह समझा लिया था कि वो यूं ही बेहोश हो गई थी, लेकिन सृष्टि की बात भी सच थी। वो भी तो प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस कर चुकी थी। आश्रय अब उसके पास बैठा और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, तुम्हें तुम्हारी सासू माँ कुछ नहीं कहेंगी, इसलिए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो अभी तुम्हारे लिए जूस लेकर आ रही हैं, तुम वो जूस पीना और अच्छे से आराम करना। और सिर्फ अभी नहीं, पूरी प्रेगनेंसी में तुम्हें अच्छे से अपना ख्याल रखना है पंक्ति। इस तरह से अगर तुम बेहोश होती रहोगी तो कैसे चलेगा? अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो रही है, कोई क्रेविंग फील हो रही है, तो तुम मुझे बताओ, मैं सब हैंडल कर लूँगा। लेकिन अगर तुम मुझे बताओगी तो ना, पर तुम तो मुझे कुछ बताती ही नहीं हो। उसकी ये बात सुनकर पंक्ति के चेहरे पर रंग एक पल के लिए फीके पड़ गए थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आश्रय उसे रीवा को लेकर बोल रहा है कि वो उसे रीवा के बारे में कुछ नहीं बताती, लेकिन वो जानती थी कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आश्रय को तो रीवा पर दूर दूर तक शक नहीं होगा, ऐसे में वो कैसे ही उसे रीवा के बारे में कुछ बता सकती है। और अगर आश्रय ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया तो मुश्किल से तो उन दोनों के बीच नॉर्मल बात होनी शुरू हुई है। आश्रय उससे प्यार करने लगा है, उसकी केयर करने लगा है, वो उसे खोने का रिस्क नहीं ले सकती थी। इसलिए वो जल्दी से बोली, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है आश्रय जी, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, जो मुझे फील होता है, जो मेरा मन करता है, वो सब कुछ। और अगर कुछ रह भी गया है तो अब से मैं पूरा ख्याल रखूँगी कि मैं आपको सब कुछ बताऊँ। आश्रय हल्का सा मुस्कुराया। तभी सृष्टि जूस लेकर अंदर की तरफ आई। उसने जूस के साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स भी पंक्ति की तरफ बढ़ाए तो पंक्ति ने अपना मुंह बनाया। सृष्टि गुस्से से बोली, खबरदार, अगर मना किया तो ये भिगो कर रखे थे मैंने, इसलिए तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छे हैं। और ये जूस दोनों को जल्दी से ख़त्म करो। और हाँ आश्रय, तुम इसका ख्याल रखना, अगर ये कुछ भी ख़त्म ना करे तो मुझे बताना।
इसने अभी तक मेरा गुस्सा देखा नहीं है, लेकिन अगर ये मेरी बात नहीं मानेगी तो मुझे इसे अपना गुस्सा भी दिखाना पड़ेगा। पंक्ति उसकी डांट सुनते हुए आश्रय की तरफ देख रही थी और नज़रों ही नज़रों में शिकायत कर रही थी कि अभी तो उसने कहा था कि उसकी सासू माँ उस पर गुस्सा नहीं करेंगी, लेकिन वो तो इतना ज़्यादा गुस्सा कर रही हैं। वहीं आश्रय का चेहरा भी कुछ यही बयां कर रहा था कि अब मैं क्या करूं, सासू माँ तुम्हारी, तुम ही जानो। सृष्टि गुस्से से मुंह बनाते हुए बाहर की तरफ चली गई। आश्रय अब जल्दी से वापस पंक्ति के पास बैठा और बोला, तो मैं क्या करूं, तुम्हारी हरकतें ऐसी ही हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत थी मना करने की। अब जल्दी से इसे फिनिश करो, वरना तुम्हारी सासू माँ की डांट तुम्हारे साथ साथ मुझे भी पड़ेगी। पंक्ति ने अब अपना चेहरा नीचे की तरफ झुका लिया और चुपचाप अपने ड्राई फ्रूट्स और जूस फिनिश करने लगी। वहीं आश्रय के चेहरे पर अब कुछ सीरियस एक्सप्रेशंस थे। जैसे ही पंक्ति ने अपना वो जूस और ड्राई फ्रूट्स फिनिश किया, आश्रय ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, अब तुम अच्छे से रेस्ट करो, उसके बाद कुछ वक्त अपनी स्टडी कर लेना। कॉलेज में तो तुम्हारे लेक्चर्स मिस हो गए, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि अगर तुम घर पर ही अपने लेक्चर्स ले सको तो। आई नो तुम्हारे लिए स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमारे लिए ये बेबी भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। पंक्ति झट से बोली, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बेबी ही है आश्रय जी। इसकी वजह से आप मेरे करीब आ रहे हैं, तो मैं भला इसे कैसे ही कुछ होने दूंगी। उसकी बात पर आश्रय कुछ पल उसकी तरफ देखता रहा और फिर उसने उसके माथा बड़े ही प्यार से चूम कर कहा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पंक्ति ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और आश्रय वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ जिंदल मेंशन मिसेस जिंदल डाइनिंग टेबल पर बैठी थी और अपने खाने का वेट कर रही थी। अभी कुछ वक्त पहले ही उन्होंने एक सर्वेंट को अपने लिए पास्ता बनाने के लिए बोला था, लेकिन अब किसी ने उनके सामने खिचड़ी से भरा हुआ बाउल रखा तो उनकी आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। अगले ही पल उन्होंने नज़र उठाकर उस सर्वेंट की तरफ देखा, लेकिन वहां पर सर्वेंट नहीं बल्कि रिया खड़ी थी जो हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। मिसेस जिंदल गुस्से से बोली, ये क्या है, मैंने अपने लिए पास्ता बनाने को कहा था, ना कि ये खिचड़ी। हटाओ इसे मेरे सामने से, मुझे पास्ता खाना है, अल्फ्रेडो पास्ता। रिया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आप सिर्फ मुझे 1 मिनट देंगी क्या। ये बोलकर उसने तुरंत अपने फ़ोन से तनिष्क को कॉल लगा दिया। मिसेस जिंदल के होश उड़ गए। तनिष्क ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, रिया तुरंत बोली, हेलो मिस्टर जिंदल, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मुझे आपके हनीमून पर आपको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई है। एक्चुअली आपकी मॉम पास्ता खाना चाहती हैं, लेकिन उनकी सेहत के हिसाब से पास्ता उनके लिए बिल्कुल जहर है। तो प्लीज़ क्या आप अपनी मॉम से 2 मिनट बात करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि उन्हें पास्ता खाने की जिद छोड़ देनी चाहिए। उसकी बातें सुनते हुए मिसेस जिंदल ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ कस ली थी। जब से रिया उनके घर में आई थी तब से उसने मिसेस जिंदल का खून पी रखा था। वो जो भी डिमांड करती रिया उनके सामने कुछ अलग हिलाकर रख देती, कभी खिचड़ी, कभी दलिया, कभी वेज सलाद तो कभी सूप। और ये सब खा खा कर मिसेस जिंदल का मुंह एकदम बेस्वाद हो चुका था और ऊपर से दवाइयों के ढेर वो अलग से ले रही थी। रिया ने अब मुस्कुराते हुए अपना फ़ोन मिसेस जिंदल की तरफ बढ़ाया तो मिसेस जिंदल ने अपने आप को कंट्रोल करते हुए तनिष्क से बात करनी शुरू की। सामने से तनिष्क की आवाज़ आई, आप क्या कर रही हैं मॉम, आपको पता है ना कि आपको ये सब चीज़ नहीं खानी है। रिया बिल्कुल ठीक कह रही है, प्लीज़ आप अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए। 1 मिनट बेबी, मैं बस अभी आया। ये बोलते हुए अब तनिष्क का ध्यान परीक्षा पर था जो उसे अपने पास बुला रही थी। वो सामने ही स्विम वियर में खड़ी थी और वो दोनों पुल के किनारे पर थे। लेकिन तभी परीक्षा तनिष्क के बिल्कुल करीब आई और उसके हाथों से फ़ोन लेते हुए बोली, सॉरी मिस्टर जिंदल, लेकिन फ़िलहाल आपका ये टाइम सिर्फ मेरा है, सो मैं आपको अपना ये टाइम किसी और पर वेस्ट नहीं करने दूंगी। ये बोलते हुए उसने बिना देखे ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था और अब मिसेस जिंदल को वो खिचड़ी सिर्फ खिचड़ी नहीं बल्कि कोई जहर लगने लगा था। उनके एक्सप्रेशंस देखते हुए रिया के चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी। वो मिसेस जिंदल की तरफ देखते हुए बोली, जल्दी से प्लीज़ आप अपनी ये खिचड़ी ख़त्म कर लीजिए ताकि मैं आपको रात की दवाई दे सकूं। उसके बाद मुझे आपको सुलाना भी होगा। सुलाने की बात सुनकर मिसेस जिंदल को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था, क्योंकि रिया उन्हें एसी में नहीं सोने दे रही थी, ये बोलकर कि एसी की ठंडी हवा उनकी हड्डियों के लिए खतरनाक है, इसलिए उन्हें बस पंखे के नीचे सोना चाहिए।
और अगर उन्होंने पंखे के नीचे सोने से मना किया तो वो इस बात पर भी तनिष्क को कॉल करेगी। मिसेस जिंदल ने गुस्से से मुंह बनाते हुए खिचड़ी खाना शुरू किया और रिया मुस्कुराते हुए जाकर सामने की तरफ बैठ गई। जो अल्फ्रेडो पास्ता मिसेस जिंदल ने अपने लिए बनवाया था, अब रिया उस पास्ते को एंजॉय कर रही थी। मिसेस जिंदल गुस्से से और भी ज़्यादा उबलने लगी थी। वो मन ही मन बोली, बहुत उड़ रही हो ना तुम, मैं जानती हूँ ये सब जो तुम कर रही हो ये अपने मन से नहीं बल्कि उस परीक्षा के कहने पर कर रही हो। अगर मैंने तुम्हें और उस परीक्षा दोनों को मज़ा नहीं चखा दिया तो मैं भी मिसेस जिंदल नहीं। अब बस मुझे तनिष्क के आने का इंतज़ार है। एक बार तनिष्क आ जाए उसके बाद तुम दोनों को तुम्हारी औकात मैं बहुत अच्छी तरह से दिखाऊंगी। वहीं रिया अभी भी मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देख रही थी। वो जल्दी से बोली, आपको और भी कुछ चाहिए क्या? मिसेस जिंदल ने गुस्से से मुंह बनाया और फिर डाइनिंग टेबल से उठकर चली गईं। रिया अब खुलकर हंसने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस की गाड़ी ग्रोवर मेंशन के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो गाड़ी से निकलकर अंदर की तरफ आया। अंदर आते ही उसकी नज़रें पंखुड़ी पर गई जो सामने सोफे पर बैठी थी और उसके हाथों में पॉपकॉर्न से भरा हुआ बाउल था। वो सामने एलईडी स्क्रीन पर टॉम एंड जेरी देख रही थी। ज्योत्सना और श्वेता जी दोनों किचन में थी और पंखुड़ी के लिए उसका फेवरेट खाना बना रही थी, लेकिन अब गाड़ी की आवाज़ सुनकर ही वो दोनों बाहर की तरफ आ गई थी। वहीं पंखुड़ी ने भी पॉपकॉर्न खाते खाते फ्रांस की तरफ देखा और फिर मुंह बनाकर अपनी जगह से उठी और सीढ़ियां चढ़ते हुए तुरंत अपने रूम में चली गई। फ्रांस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। श्वेता जी उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, पंखुड़ी की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। वो कभी कभी ऐसे बच्चों की तरह उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही फ्रांस बोला, मेरे लिए वो बच्ची ही है। उसकी बात पर श्वेता जी मुस्कुराई और बोली, मैं तुम दोनों के लिए डिनर बना रही थी, मुझे पता था तुम उसे लेने ज़रूर आओगे। फ्रांस हल्का सा मुस्कुराकर बोला, मैं उसे लेने तो ज़रूर आया हूँ लेकिन मैं यहाँ पर डिनर नहीं करूँगा। हम दोनों यहाँ पर डिनर नहीं करेंगे क्योंकि मैंने कुछ प्लान कर रखा है डिनर के लिए। हम दोनों फिर कभी आएंगे। क्या अब मैं अपनी बच्ची को अपने साथ ले जाऊँ? अगर उसका यहाँ पर खेलना खिलाना पूरा हो गया हो तो अब थोड़ा सा मैं उसके साथ खेल लूँ। ये बोलकर वो आगे की तरफ बढ़ गया और श्वेता जी तो बस उसकी बात का मतलब समझती रह गई। अपनी बात कहकर फ्रांस अब सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सीधा पंखुड़ी के रूम की तरफ आ गया। फ्रांस अब पंखुड़ी के रूम के बाहर आकर खड़ा हुआ और उसने हल्का सा दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन अंदर से पंखुड़ी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अब उसने दरवाजे पर थोड़ा कसकर अपना हाथ रखा तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और वो अंदर की तरफ आया। अंदर जाकर उसने देखा कि पंखुड़ी बेड पर लेटी हुई थी और अपने फ़ोन पर गेम खेल रही थी। फ्रांस उसे यूं फ़ोन पर गेम खेलते हुए देख हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, हो तो तुम बिल्कुल बच्ची ही। उसकी बात पर पंखुड़ी ने मुंह बनाया और तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मैं तो अब इतनी बड़ी हो गई हूँ कि बहुत सारे बच्चों को पैदा कर सकती हूँ, लेकिन अफसोस मेरे पति ही मेरा साथ नहीं देते तो मैं अकेली क्या ही करूँ। काश मैं अकेली प्रेग्नेंट हो सकती तो कब की हो जाती। यहाँ पर पूरी दुनिया प्रेग्नेंट हो गई और अब मैं ऐसी की ऐसी मुंह उठाकर बैठी हूँ। ये बोलते हुए वो अपनी जगह पर उठकर बैठ गई थी और अब फ्रांस बिस्तर पर आया और उसने आते ही अपना सर पंखुड़ी की गोद में रखा और बेड पर पूरी तरह से लेट गया। पंखुड़ी का दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और फ्रांस ने अपना हाथ उसके पेट पर रखा और अपनी उंगलियों से उसके पेट को हल्का हल्का सहलाने लगा। पंखुड़ी को कुछ कुछ होने लगा। बोलने को तो वो बोल देती थी कि वो फ्रांस से नाराज है, अब उससे बात नहीं करेगी, उसकी तरफ देखेगी भी नहीं, लेकिन फ्रांस का उसे छूना भर ही काफ़ी होता था उसे पागल करने के लिए। फ्रांस जिस तरह से उसके पेट पर गुदगुदी कर रहा था उसकी जान निकल रही थी और अब फ्रांस अपना हाथ उसकी पेट की तरफ लेकर जाने लगा और फिर धीरे धीरे उस अपनी उंगलियों को उसकी पीठ पर ऊपर की तरफ लेकर आया जहाँ पर उसके ब्लाउज की डोरियाँ थीं। पंखुड़ी की हालत और भी ज़्यादा खराब होने लगी थी। अचानक ही उसने फ्रांस का हाथ पकड़कर वापस आगे की तरफ किया और बोली, ये सब मेरे साथ करने की कोशिश मत कीजिए, मैं नाराज़ हूँ आपसे। आप ये सब हरकतें करते हैं तो मेरी नाराज़गी पता नहीं कहाँ चली जाती है और मैं आपकी हाँ में हाँ मिलाने लगती हूँ। लेकिन इस बार मैं सच में आपसे बात नहीं करने वाली। मुझे नहीं पता, अगर आपको मुझसे बात करनी है
तो अभी इसी वक्त मुझे बेबी ला कर दीजिए। फ्रांस मुस्कुराया और बोला, कैसी बात करती हो तुम रोज पीटल, ऐसे बेबी थोड़ी ना होता है। बेबी करने के लिए पहले हम दोनों को बहुत कुछ करना होगा और फिर उसके बाद भी मैं तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं होने दूंगा। एटलीस्ट 3 से 4 साल तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी बात सुनते हुए पंखुड़ी इस सोच में पड़ गई कि तब तक पंक्ति के बच्चे कितने बड़े हो जाएंगे। वो तुरंत बोली, लेकिन तब तक तो पंक्ति के बच्चे बहुत बड़े हो जाएंगे और फिर वो मुझे चिढ़ाएगी कि उसके बच्चे बड़े हैं और मेरे बच्चे छोटे। उसकी बात पर फ्रांस ने अपना माथा पीट लिया। अब उसे समझ में आया कि ये सारा मुद्दा कहाँ से आया। वो तुरंत बोला, तुम कैसी बातें करती हो रोज पीटल। अब इस बात पर भी भला कैसा कंपटीशन कि किसके बच्चे कितने बड़े हैं। अच्छा चलो ठीक है, हम प्रेगनेंसी पर थोड़ा ध्यान देंगे, लेकिन फ़िलहाल हम वो तो करें जो प्रेगनेंसी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। पंखुड़ी ने अगले ही पल उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी गोद से नीचे गिरा दिया और बोली, कैसे करूं? अकेले करूं क्या? मुझे कुछ करना भी नहीं आता और ऊपर से आप हो कि मुझे कुछ करने देते भी नहीं हो। मेरा बस चलता तो अब तक तो मैं ना जाने क्या क्या कर चुकी होती, लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे कुछ होता ही नहीं है और आप हो कि जानबूझकर कुछ नहीं करते, बस मुझे गोल गोल बातों में घुमाते रहते हो। अगर बातें घुमाने से कोई प्रेग्नेंट होता ना तो अब तक तो मैं 1000 बार प्रेग्नेंट हो चुकी होती। उसकी इस बात पर अब फ्रांस को और भी ज़्यादा हंसी आई और उसे हंसते हुए देख पंखुड़ी ने और भी ज़्यादा मुंह बनाया। उसका चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया था। अब फ्रांस ऊपर की तरफ उठा। उसे उठते हुए देख पंखुड़ी जल्दी से बोली, आप जा रहे हैं क्या बिना मुझे मनाए? मतलब मैं नाराज़ हूँ तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? बस आप थोड़ी देर आए, मुझे कहा और मैं नहीं मानी तो अब वापस जा रहे हैं? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही फ्रांस अब बिल्कुल उसके करीब आया और अगले ही पल उसने पंखुड़ी को अपनी गोद में उठा लिया। पंखुड़ी एकदम शॉक्ड रह गई और फ्रांस अब उसे लेकर नीचे की तरफ बढ़ने लगा था। पंखुड़ी जल्दी से बोली, नीचे सब लोग होंगे, आप मुझे ऐसे गोद में उठाकर क्यों लेकर जा रहे हैं? और पहले ये बताइए कि लेकर कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। फ्रांस उसे घूरते हुए बोला, सच में तुम्हें मेरे साथ कहीं नहीं जाना? पंखुड़ी ने तुरंत अपनी बाहों को उसकी गर्दन पर लपेट दिया और बोली, जाना तो है, लेकिन पहले प्रॉमिस कीजिए आप मुझे बेबी देंगे। फ्रांस एक बार फिर से मुस्कुराया और फिर अब सीढ़ियाँ उतरने लगा। पंखुड़ी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या सब लोग हमारी तरफ देख रहे हैं? मुझे शर्म आ रही है। मैं एक काम करती हूँ, अपना चेहरा आपके सीने में छुपा लेती हूँ। आप कह देना कि मैं सो रही हूँ। ये बोलकर उसने जल्दी से अपना चेहरा सच में फ्रांस के सीने में छुपा लिया। फ्रांस को उसकी इस हरकत पर और भी ज़्यादा हंसी आ रही थी। वहीं वो जैसे ही नीचे की तरफ आया, श्वेता जी जल्दी से उसके सामने आकर खड़ी हुई और फिर पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या? पंखुड़ी की तबीयत को क्या हुआ? वो ऐसे आपकी गोद में? फ्रांस उनकी बात पूरी होने से पहले बोला, डोंट वरी, उसकी तबीयत को कुछ नहीं हुआ। वो एक्चुअली छोटी बच्ची है, कभी भी सो जाती है। तो बस अब मैं अपनी इस छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में उठाकर अपने घर लेकर जा रहा हूँ। ले जाऊं? श्वेता जी उसे अजीब सी नज़रों से देख रही थी। उन्होंने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया तो फ्रांस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मेरी ये बच्ची बात बात पर नाराज़ हो जाती है, तो अगर दोबारा इस पर नाराज़ होने का भूत सवार हुआ तो ये यहीं पर आएगी। प्लीज़ आप इसे कुछ वक्त के लिए हैंडल कर लीजिएगा। ये बोलकर अब वो बाहर की तरफ आ गया और उसकी बातें सुनते हुए पंखुड़ी तरह तरह के मुँह बना रही थी। वहीं श्वेता जी को भी अब हंसी आ रही थी। जिस तरह से पंखुड़ी ने अपने हाथों को कस रखा था, साफ पता चल रहा था कि वो जाग रही है। वो हंसते हुए बोली, पागल लड़की, बेचारे प्रांस को भी परेशान कर रखा है। वहीं प्रांस ने अब गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर पंखुड़ी को अंदर की तरफ बिठाया और फिर खुद भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। पंखुड़ी की एक्टिंग थी इतनी पक्की कि जब तक गाड़ी ग्रोवर मेंशन से बाहर नहीं निकल गई तब तक उसने अपनी आंखों को नहीं खोला। सीट पर ऐसे लेटी रही जैसे सच में सो रही हो और अब मेंशन से बाहर निकलते ही उसने अपनी आंखें खोली और फिर गुस्से से फ्रांस की तरफ देखते हुए बोली, आपने मॉम को ऐसे क्यों कहा कि मैं कोई छोटी बच्ची हूँ? मैंने कहा ना आपको, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। खबरदार अगर आपने मुझे छोटी बच्ची कहकर बुलाया तो। बहुत बड़ी हो गई हूँ मैं। फ्रांस ने भी पलट कर उसकी तरफ देखा और बोला,
लगती तो नहीं हो। पंखुड़ी ने मुंह बनाया और बोली, लगूंगी तो तब ना जब मेरे साथ आप बड़े वाले कुछ काम करोगे। खुद तो बच्चों की तरह मुझे ट्रीट करते रहते हैं और फिर कहते हैं कि मैं बड़ी नहीं हुई। अब मैं क्या अपने आप को खींचकर बड़ी करूं? ये बोलते हुए अब उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। फ्रांस ने अपने थाई पार्ट पर अपना हाथ रखा और उसे हल्का हल्का सहलाने लगा। पंखुड़ी कुछ पल तो बाहर की तरफ देखती रही और फिर उसने अचानक ही फ्रांस की तरफ पलट कर देखा तो उसे उसके हाथ अपने थाई पार्ट पर नजर आए और अगले ही पल उसने अपने पैरों को ऊपर उठाकर फ्रांस के पैरों पर रख दिया। फ्रांस तुरंत बोला, वैसे कभी कभी इस बच्ची का दिमाग काफ़ी अच्छा चलता है। पंखुड़ी ने अपने लोअर लिप को हल्का सा अंदर की तरफ दबा लिया। वो एक बार फिर से बाहर की तरफ देखने लगी थी और अब जब उसने नोटिस किया कि फ्रांस उसे राणा मेंशन नहीं लेकर जा रहा है तो वो तुरंत बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? फ्रांस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कहीं तो जाएंगे जान। पंखुड़ी फिर से बोली, क्या आप मुझे कोई सरप्राइज़ दे रहे हो? क्या सच में आज हम दोनों के बीच वो सब कुछ होगा? क्या आप सच में मुझे प्यार करेंगे इसलिए आप मुझे राणा मेंशन नहीं कहीं और लेकर जा रहे हैं? फ्रांस ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी बात सुनी और गाड़ी ड्राइव करता रहा। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक रिजॉर्ट के बाहर पहुंची। पंखुड़ी अब मुस्कुरा रही थी। बेशक से फ्रांस ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन रिजॉर्ट में आना मतलब सच में उसके लिए कोई सरप्राइज़ ही था। वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रही थी और अब जब फ्रांस ने साइड में गाड़ी पार्क की और फिर दोनों बाहर की तरफ आए, पंखुड़ी तुरंत फ्रांस के करीब गई थी और उसने फ्रांस की बाजू को अपने हाथों में ले लिया था। वो हल्का सा उस पर झुकते हुए बोली, मतलब मेरा शक सही था, आप मुझे सरप्राइज़ दे रहे हैं, आप सच में बहुत प्यारे हैं। यह बोलते हुए उसने अपने दूसरे हाथ से फ्रांस के गाल खींच लिए तो फ्रांस को अब उस पर सच में हंसी आने लगी। फिर वो कहती थी कि वो बच्ची नहीं है, लेकिन उसकी हरकतें साफ बताती थी कि वो बच्ची ही है। अब वो पंखुड़ी का हाथ पकड़कर बोला, चलें? पंखुड़ी ने तुरंत अपना चेहरा हाँ में हिलाया। बहुत कम ही फ्रांस ने उसे इस तरह के सरप्राइज़ दिए थे और अब पंखुड़ी का दिल जोरों से धक धक कर रहा था, ये सोच कर कि पता नहीं आज उसे कैसा सरप्राइज़ मिलने वाला है। वहीं फ्रांस उसे आगे पूल एरिया की तरफ लेकर आया जो पूरा डेकोरेट था। इतना खूबसूरत सा डेकोरेशन देखकर पंखुड़ी के तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो फ्रांस की तरफ देखते हुए बोली, ये सब आपने मेरे लिए किया? फ्रांस हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, नहीं, हमारे घर में जो सरिता काम करती है उसके लिए। पंखुड़ी का एकदम से मुंह बन गया। वो तुरंत बोली, तो फिर जाइए, उस सरिता के पास ही जाइए। ये बोलकर वो जल्दी से गाड़ी की तरफ घूम गई तो फ्रांस ने इस बार उसके पेट पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींच लिया। जैसे ही पंखुड़ी को उसका हाथ अपने पेट पर महसूस हुआ, उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा और वो खुद में ही सिमटने लगी। वहीं फ्रांस ने अब उसके चेहरे पर झुककर कहा, खबरदार, अगर अब कहीं गई तो तुम्हें तुम्हारे मायके से अपनी गोद में उठा कर लेकर आया हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहीं भी जाओगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब अगर मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। उसकी धमकी सुनते हुए पंखुड़ी ने अपने लोअर लिप को हल्का सा अंदर की तरफ दबा लिया। फ्रांस उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, मुझे सेड्यूस मत करो। पंखुड़ी धीमे से बोली, मैंने कब किया? फ्रांस उसके लबों की तरफ देखते हुए ही बोला, ये जो तुम हरकत कर रही हो वो और क्या है? पंखुड़ी ने अब अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और बोली, हमें आगे नहीं चलना क्या? हम यहीं पर खड़े रहेंगे क्या? अभी वो बोल ही रही थी कि फ्रांस ने एक बार फिर से उसे अपनी गोद में उठा लिया और फिर उसे लेकर सामने टेबल की तरफ बढ़ गया जो वहीं लगा हुआ था और उस पर भी खूबसूरत सी डेकोरेशन थी। उसने पंखुड़ी को उस टेबल पर लाकर ऊपर की तरफ ही बिठाया और फिर उसे अपनी इंटेंस नज़रों से देखने लगा। पंखुड़ी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो धीमे से बोली, सब लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। जैसे ही उसने कहा, फ्रांस ने अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाया और चुटकी बजाई तो सब लोग वहां से तुरंत चले गए और अब फ्रांस उसके चेहरे पर झुकने लगा। पंखुड़ी धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड होने लगी और फिर देखते ही देखते वो पूरी तरह से उस टेबल पर लेट गई और फ्रांस भी अब पूरी तरह से उसके चेहरे पर झुक गया। वो अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ते हुए बोला, अब तो हमें कोई नहीं देख रहा है ना? पंखुड़ी ने अब अपना चेहरा ना में हिलाया और अगले ही पल फ्रांस ने उसके होठों को लॉक कर दिया
और पंखुड़ी भी उसे पूरा रिस्पॉन्स दे रही थी। प्रांस ने उसकी कमर पर अपना हाथ कसा हुआ था और तकरीबन 5 मिनट बाद वो पंखुड़ी से दूर हुआ। वो दोनों बेशक से एक दूसरे से अलग हो चुके थे, लेकिन दोनों की नज़रें अभी भी एक दूसरे पर थी और दोनों ही एक दूसरे को बेहद हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। पंखुड़ी प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? क्या आप मुझे यहाँ पर ये प्यार करने के लिए लेकर आए हैं? उसके मासूमियत से भरे सवाल पर प्रांस हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसने पंखुड़ी को कमर से थाम कर ही टेबल पर वापस ढंग से बिठा दिया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, प्यार तो मैं तुम्हें करना चाहता हूँ और बहुत करना चाहता हूँ रोज़ पीटर, लेकिन फ़िलहाल मैं तुम्हें यहाँ पर प्यार करने के लिए नहीं बल्कि तुमसे अपने दिल की बात करने के लिए लेकर आया हूँ। पंखुड़ी उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। फ्रांस हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें जिया के बारे में क्या पता है? उसके सवाल पर अब पंखुड़ी के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। वो तुरंत बोली, कुछ भी नहीं। फ्रांस हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, क्या तुम कुछ जानना नहीं चाहती? पंखुड़ी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, जानना तो चाहती हूँ, लेकिन कभी पूछा नहीं क्योंकि आप बताना नहीं चाहते। अगर आप बताना चाहते तो खुद से बता देते, लेकिन आप तो कभी उसके बारे में बात ही नहीं करते हो, तो मैंने भी उसके बारे में कोई सवाल नहीं किया। फ्रांस एक बार फिर से बोला, क्या अब तुम उसके बारे में कोई सवाल करना चाहती हो? पंखुड़ी कुछ पल चुप रही और फिर फीका सा मुस्कुरा कर बोली, नहीं। फ्रांस हैरानी से पूछा, क्यों? पंखुड़ी तुरंत बोली, क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसा वैसा कहा जो मैं सुन नहीं पाई तो तकलीफ़ मुझे ही होगी ना, इसलिए बेहतर है कि हम उसके बारे में बात ही ना करें। मैं आपका नाम किसी और के साथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। जब मेरे सामने कोई लड़की आपको देखती भी है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। वो रीवा चुड़ैल जब मुझे आपके बारे में कुछ कहती थी तो मुझे बहुत हर्ट होता था, और अगर अब आप खुद से अपना नाम किसी और के साथ लेंगे तो सोचिए मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। फ्रांस अचानक से ही बोला, जिया इस दुनिया में नहीं है रोज पीटर। उसकी ये बात सुनकर पंखुड़ी बोलते बोलते एकदम से चुप हो गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से फ्रांस को देखने लगी। फ्रांस एक बार फिर से बोला, जिया का रेप हुआ था। आई नो तुम्हारे लिए ये चीज़ बहुत बड़ी है, तुम इन सब चीज़ों को ढंग से समझ भी नहीं पाओगी। तुम्हारी मासूमियत से भरी ज़िंदगी में इस तरह की घटिया चीज़ों की ना कोई जगह है और ना ही मैं कभी होने दूंगा। अगर तुम्हें कोई नज़र उठाकर देखे भी तो प्रांस राणा दुनिया में तबाही ला सकता है, लेकिन उस वक्त ये प्रांस राणा कुछ नहीं कर पाया जब उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ, वो बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ उसने अपना पूरा बचपन बिताया था, अपना कॉलेज कंप्लीट कर रहा था, उसके साथ रेप हुआ था और वो भी उस इंसान ने किया था सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए। जिया का रेप सिर्फ मेरी वजह से हुआ था, सिर्फ मेरी वजह से। उसकी बातों से पंखुड़ी का दिल एकदम धक सा रह गया। फ्रांस को भी अपनी सांसें भारी होती हुई लग रही थी, उसकी आंखें एकदम गहरी लाल हो गई थी। फ्रांस ने एक गहरी सांस ली। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसने सोच लिया था कि आज वो पूरी हिम्मत रखेगा, लेकिन अब उससे बहुत अजीब सा महसूस होने लगा था। तभी पंखुड़ी टेबल से उतरी और उसने फ्रांस के करीब होकर उसका हाथ अपने हाथों में कसकर थाम लिया। फ्रांस ने उसकी तरफ देखा और फिर बेहद कांपती हुई आवाज़ में बोला, जिया मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, या फिर यूँ कह लो कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। मेरे दिल में जिया के लिए फीलिंग्स थी और जिया भी दिल ही दिल मुझे बहुत चाहती थी, लेकिन हम दोनों ने सोच रखा था कि जब तक कॉलेज कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम दोनों ही इन सब चीज़ों में नहीं पड़ने वाले। और तभी एक तूफान आया, अनुज नाम का एक तूफान, जो कि कॉलेज का सबसे बिगड़ा हुआ लड़का था। कॉलेज में वो लड़कियों को बहुत परेशान करता था और जिया से भी उसने एक दो बार पंगा लेने की कोशिश की, तो मैंने उसे कॉलेज से ही बाहर निकलवा दिया था। और ये शायद मेरी वो गलती थी जो जिया पर सबसे ज़्यादा भारी पड़ी। मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए उस अनुज ने जिया को अपना निशाना बनाया, और एक दिन रात को जब जिया राणा मैंसन से अपने घर जा रही थी तो रास्ते में उसके साथ अनुज ने रेप, ये बोलते हुए वो एकदम से चुप हो गया और अब पंखुड़ी ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। फ्रांस की आंखों में भी नमी आ गई और वो रोते हुए बोला,
मैं उसे नहीं बचा पाया हॉस्पिटल। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उस दिन राणा मेंशन में पार्टी थी और जिया बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और फिर जब वो राणा मेंशन से गई तो 1 घंटे बाद ही मैंने उसे खून से लथपथ हालत में देखा। वो मुझे कुछ कहना चाहती थी। उसे देखकर मुझे ये बोलते बोलते वो एकदम से चुप हो गया और उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। जिया का तड़पता हुआ चेहरा एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने घूमने लगा था। प्रांस एक बार फिर से बोला, मैंने उसे बचाने की कोशिश की, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन वो मुझे छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उस घटिया अनुज ने मुझसे बदला लेने के लिए उसे अपना निशाना बनाया। पंखुड़ी ने तुरंत उसे अपने सीने से लगा लिया और बोली, प्लीज़ ऐसी बातें मत कीजिए जान, मुझसे नहीं सुनी जाती ये सारी बातें। प्लीज़ आप चुप हो जाइए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई एम सॉरी जो मैंने इतना गलत सोचा। मुझे नहीं पता था कि आपके साथ पास्ट में ये सब कुछ हुआ है। प्रांस तड़पती हुई आवाज़ में बोला, जिया की कोई गलती नहीं थी हॉस्पिटल, उसे मेरी दोस्त होने की सज़ा मिली। पंखुड़ी तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं, आपके साथ रिश्ता होना कोई गलती नहीं है जान, आप सोच भी नहीं सकते आप कितने अच्छे कितने प्यारे हैं। मैं तो पागल हूँ आपके लिए। और जिया वो कितनी लकी होगी जो आपकी बेस्ट फ्रेंड थी और आप उससे प्यार करते थे। अगर वो इस दुनिया में होती तो अब वो आपके साथ होती और आप दोनों एक दूसरे के साथ होते, बहुत अच्छे लगते। पर वो इस दुनिया से चली गई है और मॉम और सासू माँ कहती हैं कि इस दुनिया से जो चले जाते हैं हम उनका कुछ नहीं कर सकते। वो लोग भगवान की बनाई हुई दूसरी दुनिया में चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें हर तकलीफ़ से आज़ादी मिल जाती है। और आप सोचिए, जिया को भी उसकी हर तकलीफ़ से आज़ादी मिल गई होगी ना। अब वो उस दुनिया में खुश होगी तो आप भी बस खुश रहिए ना जान। प्लीज़ आप ऐसे रोइए मत जान, मुझे कुछ कुछ हो रहा है। ये बोलते हुए वो सिसकने लगी थी और प्रांस ने अब उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया था। वो जानता था कि उसकी रोज़पीटल इतनी मैच्योर नहीं है कि वो इन सब बातों को कंज्यूम कर पाए, इसलिए वो उसे ये सब बातें बताना ही नहीं चाहता था। लेकिन अब वो इन सब बातों को अपने अंदर भी दबा कर नहीं रख पाया। वहीं पंखुड़ी एक बार फिर से बोली, आई एम सॉरी जान। प्रांस ने तुरंत पूछा, लेकिन तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? पंखुड़ी रोते हुए बोली, आपको पता है जब मुझे पता चला कि आपकी लाइफ में कोई और लड़की है तो मैंने उस लड़की को बहुत सी बुरी बुरी बातें कही थी कि उसने मुझसे मेरा खट्टा नींबू छीन लिया। लेकिन अब मुझे बुरा लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था ना, पर मुझे नहीं पता था कि वो इस दुनिया में नहीं है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए ना जान। आई प्रॉमिस मैं आइंदा से कभी किसी को कुछ गलत नहीं कहूँगी। उसकी बात पर प्रांस हल्का सा मुस्कुराया। पंखुड़ी उसे क्या ही संभालती, यहाँ तो वही पंखुड़ी को संभाल रहा था। उसने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और फिर उसके माथे को प्यार से चूम लिया। पंखुड़ी एक बार फिर उसके सीने से लगकर बोली, आप जिया को अभी भी अपना दोस्त ही रखिएगा। वो बेशक से यहाँ पर नहीं है जान, लेकिन मैंने सुना है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो भले ही दुनिया से चले जाएं लेकिन वो फिर भी हमारे साथ रहते हैं। फ्रांस ने हल्का सा मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोला, जिया को तो मैं नहीं बचा पाया हॉस्पिटल, लेकिन आज प्रॉमिस डे पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी तुम्हें हल्की सी खरोच भी नहीं आने दूंगा। अगर किसी ने तुम्हें जरा सी भी चोट पहुँचाने की कोशिश की तो मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरे लिए बहुत प्रीसियस हो। पंखुड़ी झट से बोली, तो प्लीज़ आई लव यू कह दीजिए ना। प्रांशु उसकी बात पर मुस्कुराने लगा। वो पंखुड़ी का चेहरा थाम कर एक बार फिर से उसे किस करने लगा था और पंखुड़ी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसके हाथ प्रांस के सीने पर कस गए थे। पंखुड़ी भी उसका पूरा साथ दे रही थी और वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे में खोने लगे थे। और फिर प्रांस पंखुड़ी को लेकर टेबल पर बैठा। पंखुड़ी इंतजार कर रही थी कि प्रांस कब उसे आई लव यू कहे, लेकिन प्रांस ने आई लव यू कहा ही नहीं। पंखुड़ी अब मुंह बना रही थी। उसे मुंह बनाता हुआ देखकर प्रांस के चेहरे पर नॉटी स्माइल थी। उसने पंखुड़ी को अपने हाथों से डिनर करवाया और फिर आखिर में उसने अपने हाथ में एक बॉक्स लिया और उसे पंखुड़ी की तरफ बढ़ा दिया। पंखुड़ी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस बॉक्स की तरफ देखने लगी। उसने तुरंत वो बॉक्स अपने हाथ से लिया और खुश होते हुए बोली, आप मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं?
प्रांस ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया और पंखुड़ी ने तुरंत उस बॉक्स को खोला तो उसमें एक डायमंड ब्रेसलेट था जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। पंखुड़ी तो बस उस ब्रेसलेट की तरफ देखती रह गई। प्रांस ने अब उस ब्रेसलेट को उठाया और फिर उसे पंखुड़ी की कलाई पर बांधने लगा। पंखुड़ी जल्दी से बोली, पता है जब आप फालतू का एटीट्यूड दिखाते हैं तो मेरा मन करता है कि मैं आपको सच में एक नींबू की तरह निचोड़ कर रख दूं। लेकिन जब आप मुझे इस तरह से गिफ्ट देते हैं और मुझ पर थोड़ा थोड़ा अपना प्यार लुटाते हैं तो मेरा मन करता है कि मैं भी आपको बहुत सारा प्यार करूं, आपको बस कहीं पर छुपा कर रख लूं, कहीं कोई आपको मुझसे छीन कर ना ले जाए। मुझे सच में बहुत डर लगता है जान। आप ना एक काम करना, आप अच्छे वाले पति बनना, मुझे बिल्कुल भी एटीट्यूड मत दिखाना। हाँ, ये ब्रेसलेट तो मुझे चाहिए, लेकिन अगर आप अच्छे वाले पति बनेंगे, मुझे बहुत सारा प्यार करेंगे और फिर मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। प्रांस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, लेकिन प्रांस राणा का एटीट्यूड तो कभी कम हो ही नहीं सकता रोज पीटल, इसके साथ तो तुम्हें डील करना ही पड़ेगा। पंखुड़ी तुरंत बोली, थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं। मान लीजिए आपके अंदर अभी फ़िलहाल 50 किलो का एटीट्यूड है तो आप 49 किलो कम करके बस 1 किलो रख लो, बाकी के 49 यहीं पर छोड़ जाओ ना। अभी आप बिना एटीट्यूड के बहुत अच्छे लग रहे हो। प्रांस हल्का सा मुस्कुराया और फिर अपनी जगह से उठा। उसने साइड में रखी हुई एक ड्रिंक को अपने होठों से लगाया और फिर उसे पीकर बोला, इस ड्रिंक में 50 किलो एटीट्यूड था और 50 किलो मुझ में था, अब टोटल 100 किलो हो गया। तो अब तुम्हें मेरा 100 किलो एटीट्यूड देखने को मिलेगा। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखने लगी और प्रांस ने अब उसे अपनी गोद में उठा लिया और बोला, घर चलें। पंखुड़ी ने अपनी बाहों को उसकी गर्दन पर लपेट दिया और बोली, सच में अगर आप मेरे पति नहीं होते ना, मैं आपको यहीं पर छोड़ जाती और आपका पर्स भी ले जाती, फिर आपको यहाँ पर बहुत सारे बर्तन धोने पड़ते। प्रांस तुरंत बोला, ये हमारा ही रिजॉर्ट है रोज पीटल, अगर तुम मुझे यहाँ पर छोड़ भी जाती तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं आराम से ऊपर लग्जीरियस रूम में जाता और सुकून से सोता, क्योंकि तुम्हारे साथ सोने में तो वैसे भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। बच्चों की तरह अपने हाथ पैर चलाती रहती हो और सिर्फ तुम्हारा हाथ पैर चलाना ही नहीं, तुम सच में बच्ची ही हो। पंखुड़ी तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं, अब मैं बड़ी हो गई हूँ और आप मुझे वापस क्यों लेकर जा रहे हैं? प्लीज़ यहीं पर रुक जाइए ना, जिस रूम में आप अकेले रुकने की बात कर रहे हो हम उसी रूम में चलते हैं ना, मुझे आपको प्यार करना है। ये बोलते हुए वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी और प्रांस बस मुस्कुरा रहा था। वो भी अपनी रोज पीटल को अपना बनाना चाहता था पूरी तरह से, लेकिन उसे इंतज़ार था प्यार के दिन का, वैलेंटाइन डे का, जिसके लिए उसने बहुत सारी तैयारियां की हुई थी। राणा मेंशन। प्रांस की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो गाड़ी से बाहर निकला। बाहर निकलते हुए उसकी नज़रें पंखुड़ी पर थी, जो उसके साथ वाली सीट पर बैठी थी और उसकी आंखें बंद थी। उसका चेहरा एक तरफ को लुढ़का हुआ था। उसे देखते हुए प्रांस हल्का सा मुस्कुराया। जब वो उसे उस रिजॉर्ट से बाहर लेकर आ रहा था तो पंखुड़ी ही उसे बोल रही थी कि वो दोनों ऊपर रूम में चलते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को बहुत सारा प्यार करेंगे। लेकिन अब घर तक आते आते पंखुड़ी खुद ही सो गई थी। दूसरी तरफ जाकर प्रांस ने जल्दी से पंखुड़ी को अपनी गोद में उठाया और फिर उसे लेकर अंदर की तरफ आया। पंखुड़ी अभी भी गहरी नींद में थी। प्रांस ने उसे बिस्तर पर अच्छे से सुलाया और फिर उसके बदन से उसके सारे कपड़े अच्छे से रिमूव कर दिए और एक नाइट सूट पहना दिया। और इतना सब कुछ होने के बाद भी पंखुड़ी की आंख नहीं खुली तो प्रांस को अब उस पर हंसी आ रही थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम भी सच में कमाल हो रोज पीटल। बेशक से कोई तुम्हें उठाकर कहीं से कहीं ले जाए, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा। अभी खुद कह रही थी कि तुम्हें मुझे बहुत सारा प्यार करना है, लेकिन अब देखो कैसे गहरी नींद में सोई हुई हो। अगर मैं तुम्हें प्यार करना भी चाहूँ तो कैसे करूँ? ये बोलते हुए वो उसके गाल को बड़े ही प्यार से सहला रहा था। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिलहाल खुद को कंट्रोल करने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। कुछ देर वो यूं ही पंखुड़ी को देखता रहा और फिर उसने भी अपने कपड़े रिमूव किए और फिर पंखुड़ी के बगल में लेट गया। उसने पंखुड़ी को कसकर अपनी बाहों में समेट लिया था और पंखुड़ी भी किसी बच्चे की तरह उसकी बाहों में सिमट गई थी। वहीं दूसरी तरफ आश्रय और पंक्ति भी अपने रूम में थे। उन दोनों ने भी अपना प्रॉमिस डे एक डिनर डेट में सेलिब्रेट किया था, जहां पर आश्रय पंक्ति से बहुत कुछ जानना चाहता था,
लेकिन पंक्ति अपने डर की वजह से आज भी उसे कुछ बता ही नहीं पाई। आश्रय समझ गया था जब तक पंक्ति उसके साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं हो जाती तब तक शायद वो उसे अपने बारे में कुछ ना बता पाए। इसलिए उसने भी पंक्ति पर ज़्यादा जोर नहीं डाला। वो चाहता था कि पहले पंक्ति उसके साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाए, उस पर ट्रस्ट करने लगे। उसके बाद ही बेशक से वो दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बातें करें। और डिनर डेट के बाद वो दोनों भी घर वापस आ गए थे और एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए अच्छे से गहरी नींद में सोए हुए थे। सुबह का वक्त पंखुड़ी की आंखें खुली और उसने हल्की सी अंगड़ाई ली। उसकी नज़रें अब प्रांस के चेहरे पर गई। रात को देरी से सोने की वजह से प्रांस की आंखें अभी तक खुली नहीं थी। उसे देखते हुए पंखुड़ी हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल उसका मुंह बन गया, ये सोचकर कि कल भी वो ठगी गई। उसने सोचा था कि कल तो प्रांस उसे बहुत सारा प्यार करेगा। बेशक से वो उसके साथ रिजॉर्ट में टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, वहाँ से वो दोनों घर आ रहे थे, लेकिन घर आकर तो उन दोनों के बीच रोमांस होगा। लेकिन यहाँ तो उन दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं। वो प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, जान गुड मॉर्निंग। प्रांस ने उसकी गुड मॉर्निंग सुनकर अपनी आंखों को खोला और फिर हल्का हल्का मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, गुड मॉर्निंग रोज पीटर। पंखुड़ी अब हल्का सा उसके ऊपर झुकी और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर चूमने लगी। फ्रांस तो एकदम शॉक्ड रह गया। उसकी रोज पीटल भला इतनी समझदार कहाँ से हो गई। उसने भी पंखुड़ी के गाल पर अपना हाथ रखा और फिर उसके चेहरे को थोड़ा सा पीछे की तरफ करते हुए बोला, कुछ चाहिए क्या? पंखुड़ी ने तुरंत अपनी पलकों को झपकाया। फ्रांस मुस्कुराते हुए बोला, क्या? पंखुड़ी झट से बोली, आपका बहुत सारा प्यार। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों के कमेंट आने बहुत कम हो गए हैं। क्या हुआ, कहानी आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है? बस बहुत जल्द ही कहानी ख़त्म होने वाली है, लेकिन तब तक आप लोग अपना साथ और सपोर्ट बनाए रखें। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।